सभी सुनने वालों का स्वागत है इस नए गहरे विश्लेषण में। आज आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ कोई आम मेडिकल डिबेट नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये बहुत ही पर्सनल है। हाँ बिल्कुल, ये दुनिया भर के कई परिवारों की भावनाओं और उनके भविष्य से जुड़ा एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है। सवाल एकदम सीधा है, लेकिन इसके जवाब ने ना पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है। क्या कोविड-19 वैक्सीन ने वैश्विक स्तर पर इंसानों की प्रजनन क्षमता यानी फर्टिलिटी को कम किया है? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जो पिछले कुछ सालों में सोशल मीडिया की बहसों से निकलकर सीधे हमारे डाइनिंग टेबल तक पहुंच चुका है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर दुनिया भर में जन्म दर क्यों गिर रही है। एकदम सच कहा। और इसीलिए आज के इस विश्लेषण का मिशन बिल्कुल साफ है। बिना किसी मिलावट के, बिना किसी शोर शराबे के, सिर्फ तथ्यों और डेटा के आधार पर सच को सामने लाना। आज हम जिन स्रोतों की गहराई में जा रहे हैं उनमें 2026 तक की एकदम लेटेस्ट वैज्ञानिक रिसर्च शामिल है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन और WHO की विस्तृत रिपोर्ट्स हैं, 30 से अधिक मेडिकल अध्ययन हैं, वर्ल्ड बैंक का डेटा है और साथ ही उन डॉक्टरों के सनसनीखेज दावे भी शामिल हैं जिन्होंने इस आग को, मतलब इस पूरी बहस को हवा दी है। और चर्चा में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण निष्पक्षता की घोषणा करना हमारी जिम्मेदारी है। हमारे आज के सोर्स मटेरियल में कई तरह के दावे शामिल हैं। कुछ दावे वैक्सीन के सख्त खिलाफ हैं और कुछ पूरी तरह से इसका समर्थन करते हैं। बिल्कुल। इनमें से कई दावों का संबंध अलग अलग राजनीतिक या वैचारिक धड़ों से हो सकता है, लेकिन हम सभी श्रोताओं को ये बिल्कुल स्पष्ट कर दें कि ये विश्लेषण किसी भी पक्ष, विचारधारा या राजनीतिक समूह का कोई समर्थन नहीं करता है। एकदम सही बात है। हमारा एकमात्र उद्देश्य है ओरिजिनल सोर्स मटेरियल में दी गई जानकारी को पूरी तटस्थता, ईमानदारी और एक वैज्ञानिक नजरिए के साथ सभी सुनने वालों तक पहुंचाना। ये बहुत जरूरी बात थी क्योंकि जहां भावनाएं जुड़ जाती है ना, वहां तथ्यों को नजरअंदाज करना बहुत आसान हो जाता है। हाँ, ऐसा अक्सर होता है। मतलब सोचिए, जब कोई परिवार सालों से बच्चे की कोशिश कर रहा हो और नाकाम हो, तो उसके लिए ये सिर्फ एक मेडिकल आंकड़ा नहीं होता, एक बहुत बड़ा दर्द होता है। और ऐसे में जब इंटरनेट पर कोई थ्योरी आती है तो लोग अक्सर एक उम्मीद या कह सकते हैं कि एक विलन ढूंढने लगते हैं। बिल्कुल, मानव स्वभाव ही ऐसा है। तो इस मुद्दे को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक कदम पीछे लेना होगा, फर्टिलिटी के पूरे इतिहास को समझना होगा। क्या आप श्रोताओं के लिए ये स्पष्ट कर सकती हैं कि डेटा के नजरिए से दुनिया भर में जन्म दर की फिलहाल क्या स्थिति है? जरूर, मैं समझाती हूँ। अगर हम ग्लोबल टोटल फर्टिलिटी रेट या जिसे TFR कहते हैं उसकी बात करें, यानी एक महिला अपने जीवन काल में औसतन कितने बच्चों को जन्म देती है, तो हमें एक बहुत ही स्पष्ट और ऐतिहासिक गिरावट देखने को मिलती है। डेटा क्या कहता है इस बारे में? स्रोत बताते हैं कि 1950s के दशक में दुनिया का TFR 4.9 था। 4.9 यानी हर परिवार में औसतन लगभग 5 बच्चे। हाँ बिल्कुल, 5 बच्चे। और आज के समय में ये आंकड़ा कहाँ पहुंच गया है? देखिए, 1990 तक आते आते ये गिरकर 3.3 हो गया था। फिर 2023 में ये 2.3 पर आ गया और अब 2026 के जो एकदम ताज़ा और अपडेटेड वर्ल्ड बैंक और UN के आंकड़े आए हैं, उनके अनुसार ये दर 2.2 तक पहुंच गई है। ये तो ग्लोबल डेटा है, लेकिन अगर हम सिर्फ भारत की बात करें तो वहां क्या तस्वीर उभर कर आती है? भारत का डेटा तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। 1970 के दशक में जहां भारत का TFR 5 हुआ करता था, वो अब घटकर 2 रह गया है। सीधे 5 से 2? हाँ, और अगर हम भारत के शहरी इलाकों की तरफ देखें तो वहां ये स्थिति और भी तेजी से बदली है। शहरी क्षेत्रों में यह दर 1.6 से भी नीचे जा चुकी है। अच्छा, तो ये गिरावट तो वाकई बहुत बड़ी है। इसे देखकर किसी भी आम इंसान को लगेगा कि अचानक कुछ बहुत बड़ा या भयानक हुआ है। और चूंकि हाल ही में दुनिया ने एक महामारी और उसके बाद एक बहुत बड़ा वैक्सीनेशन अभियान देखा है, तो लोग सीधे उंगली वैक्सीन पर उठा रहे हैं। यहीं पर डेटा को सही संदर्भ में समझना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर हम इस ट्रेंड को एक बड़ी पिक्चर से जोड़कर देखें तो कहानी का एक बिल्कुल अलग ही पहलू सामने आता है। वो कैसे? ये जो फर्टिलिटी में गिरावट हम देख रहे हैं ना, ये कोई रातों रात होने वाली घटना नहीं है। स्रोत इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से रेखांकित करते हैं कि ये गिरावट वैक्सीन या कोविड के आने से बहुत पहले,
यानी 2015 से 2019 के बीच ही एक स्थिर और तेज ट्रेंड बन चुकी थी। मतलब महामारी से पहले ही जन्म दर तेजी से गिर रही थी। इसके पीछे के क्या कारण बताए गए हैं रिपोर्ट्स में? इसके मुख्य कारण पूरी तरह से सामाजिक और आर्थिक हैं। जैसे जैसे दुनिया भर में आर्थिक दबाव बढ़ा है, रहने की लागत बढ़ी है, लोगों ने परिवार बढ़ाने से ज्यादा अपने करियर और आर्थिक स्थिरता पर फोकस करना शुरू कर दिया। ये तो हर जगह देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, शादियां देर से होने लगी और इन सबसे भी महत्वपूर्ण बात, महिलाओं की शिक्षा और वर्कफोर्स में उनकी भागीदारी बहुत तेजी से बढ़ी है। ऐतिहासिक रूप से ये साबित हो चुका है कि जब भी कोई समाज इन दिशाओं में विकास करता है तो जन्म दर में हमेशा गिरावट आती है। ये बात तो समझ आती है। लेकिन कोविड के दौरान जो अचानक से जन्म दर में एक बड़ी गिरावट आई थी, उसका क्या? मैंने पढ़ा था कि उस समय अचानक से जन्म दर बहुत कम हो गई थी। हाँ, आप बेबी बस्ट की बात कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल वही। 2020 और 2021 के दौरान अमेरिका में फर्टिलिटी रेट में 4% की अचानक गिरावट आई थी। ये 1.71 से गिरकर 1.64 हो गया था। भारत में भी लॉकडाउन के कारण भारी अनिश्चितता देखी गई। तो क्या इसका संबंध वैक्सीन से था? नहीं, स्रोतों के अनुसार इसका कारण कोई बायोलॉजिकल या मेडिकल साइड इफेक्ट नहीं था। ये पूरी तरह से उस समय के तनाव, डर और आर्थिक असुरक्षा से जुड़ा था। मतलब साइकोलॉजिकल ज्यादा था। एकदम सही। जब पूरी दुनिया बंद थी, लोगों की नौकरियां जा रही थीं और भविष्य का कुछ पता नहीं था, तो परिवार बढ़ाने का फैसला टालना एक बहुत ही स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया थी। ये बात तो लॉजिकल लगती है कि भाई डर के माहौल में कोई भी नया बच्चा दुनिया में नहीं लाना चाहेगा। लेकिन फिर 2022 से लेकर 2026 के बीच के जो आंकड़े आए हैं, उन्होंने तो सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। हाँ, वो नंबर काफी चर्चा में रहे। जैसे जर्मनी और स्वीडन जैसे देशों में 2022 में फर्टिलिटी रेट अचानक 1.4 से 1.5 तक गिर गया। अमेरिका में 2024 में ये 1.6 तक पहुंच गया। अब आम इंसान तो यही सोचेगा ना कि 2021 में सबको वैक्सीन लगी और 2022-24 में जन्म दर अचानक धड़ाम से गिर गई। क्या ये शक करना गलत है? अवट है। ये महामारी की पाबंदियां हटने के बाद की आर्थिक रिकवरी, महंगाई और बढ़ते सामाजिक तनाव से जुड़ी है। इस कोरिलेशन और कॉजेशन वाले पॉइंट को ना मैं एक आसान से उदाहरण से समझाना चाहूंगा। हाँ, बिल्कुल बताइए। जैसे अगर मैं कहूं कि जिस दिन मैं अपना छाता लेकर घर से बाहर निकलता हूं, ठीक उसी दिन बारिश होती है, तो ये कोरिलेशन यानी सहसंबंध है। इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरे छाता खोलने की वजह से बादलों ने बारिश शुरू कर दी। बिल्कुल नहीं। छाता बारिश का कारण या कॉजेशन नहीं है। ठीक उसी तरह आर्थिक मंदी के दौर में वैक्सीन का लगना और जन्म दर का गिरना एक साथ हुआ, लेकिन एक दूसरे का कारण नहीं है। बहुत ही सटीक उदाहरण है और मेडिकल विज्ञान इसी कारण की तलाश करता है, सिर्फ सहसंबंध पर फैसले नहीं लेता। लेकिन डॉक्टर साहब एक बात बताइए, यहाँ बात सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। अगर डेटा और विज्ञान इतना साफ है, तो फिर इंटरनेट पर इतने सारे पढ़े लिखे डॉक्टर आकर ऐसे डरावने दावे क्यों कर रहे हैं? मैंने कहीं पढ़ा था कि फ्लोरिडा की कोई डॉक्टर हैं जिन्होंने अपने ही क्लिनिक का कुछ बहुत भयानक डेटा शेयर किया था। हाँ, आप डॉक्टर किम्बर्ली बिस की बात कर रहे हैं। हाँ, वही। उनका दावा था कि वैक्सीन रोल आउट के बाद उनके क्लिनिक में फर्टिलिटी के मामलों में सीधे 50% की भारी गिरावट आ गई और मिसकैरेज यानी गर्भपात के मामले 50% तक बढ़ गए। 50%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। मतलब अगर कोई महिला ये सुनेगी तो वो तो डरी जाएगी। इस दावे में कितनी सच्चाई है? ये दावा सुनने में बहुत डरावना है, लेकिन वैज्ञानिक कसौटी पर इसे एनेक्डोटल प्रमाण कहा जाता है। एनेक्डोटल मतलब सिर्फ उनका अपना अनुभव? जी हाँ, इसका मतलब है कि ये उनके अपने व्यक्तिगत अनुभव या केवल उनके क्लिनिक के मरीजों के एक छोटे से समूह तक सीमित है। इसे किसी भी बड़े पैमाने पर किए गए अध्ययन में नहीं परखा गया और न ही अन्य वैज्ञानिकों द्वारा इसका पीयर रिव्यू किया गया। तो इसे ग्लोबल सच नहीं मान सकते? बिल्कुल नहीं। क्लिनिकल सेटिंग में कई बार मरीजों का एक खास पैटर्न बन सकता है, लेकिन वो पूरी दुनिया या पूरे देश का प्रतिनिधित्व नहीं करता। अच्छा, तो ये सिर्फ एक डॉक्टर का अपना अनुभव था, कोई बड़ी साइंटिफिक स्टडी नहीं। लेकिन इसके अलावा कुछ बहुत ही तकनीकी दावे भी किए गए हैं, जैसे सिंसिटिन 1 नाम का कोई प्रोटीन है। कुछ डॉक्टरों ने कहा कि वैक्सीन सीधा इस प्रोटीन पर हमला करती है और शायद ये प्रोटीन महिलाओं में प्लेसेंटा बनाने का काम करता है। सही कहा आपने। ये दावा 2020 में डॉक्टर वुल्फगैंग वोडाग ने किया था और ये इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया। आग की तरह फैलना ही था, ये सुनकर तो कोई भी घबरा जाएगा। उनका तर्क था कि अगर
वैक्सीन प्लेसेंटा बनाने वाले इस प्रोटीन को ही खत्म कर देगी तो महिलाएं इनफर्टाइल हो जाएंगी। इसके साथ ही डॉक्टर रॉजर हॉकिंसन का भी एक दावा जुड़ गया कि वैक्सीन का स्पाइक प्रोटीन सीधा प्लेसेंटा और टेस्टीज में जाकर अजन्मे बच्चों को मार सकता है। एक सेकंड के लिए मैं आपको यहाँ रोकूंगा। जो श्रोता विज्ञान से बहुत जुड़े हुए नहीं हैं, उनके लिए क्या आप संक्षेप में बता सकती हैं कि ये स्पाइक प्रोटीन आखिर है क्या? बिल्कुल। स्पाइक प्रोटीन वायरस के बाहरी सतह पर मौजूद वो कांटेदार हिस्सा होता है जिसका इस्तेमाल करके वायरस हमारे शरीर के सेल्स के अंदर घुसता है। जैसे किसी ताले की चाबी हो? हाँ, एकदम सही। वैक्सीन हमारे शरीर को इसी स्पाइक प्रोटीन को पहचानना और उससे लड़ना सिखाती है बिना पूरा वायरस शरीर में डाले। समझ गया। तो दावा ये था कि ये स्पाइक प्रोटीन या वैक्सीन की mRNA तकनीक सीधा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जा रही है, क्योंकि डॉक्टर रॉबर्ट मेलून का भी तो कुछ ऐसा ही दावा था ना कि ये ओवरीज यानी अंडाशय में जमा हो जाता है। जी हाँ, और ये दावे यहीं नहीं रुकते। प्रोफेसर रॉबर्ट क्लैंसी ने चूहों पर किए गए एक परीक्षण का हवाला दिया। उन्होंने दावा किया कि जिन चूहों को वैक्सीन दी गई उनमें से 9.8% में इम्प्लांटेशन लॉस हुआ, यानी भ्रूण नहीं टिक पाया। और जिन्हें वैक्सीन नहीं मिली थी? जबकि जिन्हें वैक्सीन नहीं मिली थी उनमें ये दर केवल 4.1% थी। बाप रे। और अभी हाल ही में 2026 में निकोलस हल्शेर का एक और सनसनीखेज दावा आ गया कि mRNA वैक्सीन महिलाओं की एग सप्लाई को 60% तक नष्ट कर देती है। देखिए, आपकी बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन जब कोई आम इंसान ये सब सुनता है कि चूहों में मिसकैरेज हो रहा है, महिलाओं की एग सप्लाई 60% खत्म हो रही है, ओवरीज में वैक्सीन जमा हो रही है, तो डर लगना बहुत स्वाभाविक है। क्या इन बातों में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है? क्या ये सारे डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं? झूठ शायद सही शब्द ना हो, लेकिन ये अधूरी सच्चाई या डेटा को गलत तरीके से पेश करना जरूर है। जब हम स्रोतों में इन दावों का असली वैज्ञानिक विश्लेषण पढ़ते हैं तो सच्चाई कुछ और ही निकलती है। वो कैसे? उदाहरण के लिए चूहों वाले जिस 9.8% के डेटा का जिक्र किया गया, उसमें परीक्षण का सैंपल साइज इतना छोटा था कि वैज्ञानिक रूप से उस आंकड़े को सीधे इंसानों पर लागू करना बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है। मतलब बहुत थोड़े से चूहों पर रिसर्च हुई थी। बिल्कुल। इसी तरह 2026 का 60% एग सप्लाई खत्म होने का दावा बहुत ही सीमित, चुनिंदा और बिना पीयर रिव्यू वाले डेटा पर खड़ा किया गया है। तो अगर ये सारे दावे छोटे और कमजोर अध्ययनों पर आधारित हैं, तो फिर बड़े अध्ययन क्या चाहते हैं? असली विज्ञान और बड़े डेटा की तस्वीर क्या है? यहीं पर असली विज्ञान सामने आता है। हमारे स्रोतों में 30 से ज्यादा बड़े और प्रमाणिक वैज्ञानिक अध्ययन शामिल हैं जो इन दावों की सच्चाई बताते हैं। सबसे प्रमुख है 2026 की एक बहुत बड़ी स्वीडिश स्टडी। स्वीडिश स्टडी? जी। इसमें कितने लोग शामिल थे? ये कोई छोटा मोटा प्रयोग नहीं था, बल्कि 60,000 महिलाओं पर की गई एक विशाल रिसर्च थी। 60,000? वो भी सिर्फ महिलाओं पर? ये तो वाकई एक बहुत बड़ा नंबर है। इसके नतीजे क्या रहे? इसके नतीजे बिल्कुल साफ थे। रिसर्च ने साबित कर दिया कि जिन महिलाओं ने वैक्सीन ली थी और जिन्होंने नहीं ली थी, उन दोनों समूहों के बीच चाइल्ड बर्थ या मिसकैरेज रेट में कोई भी अंतर नहीं पाया गया। दोनों के आंकड़े लगभग एक समान थे। अच्छा, तो स्वीडन की स्टडी ने तो तस्वीर काफी साफ कर दी। क्या पुरुषों की फर्टिलिटी को लेकर भी कोई बड़ी रिसर्च हुई है? बिल्कुल। 2022 का एक बहुत बड़ा मेटा एनालिसिस हमारे स्रोतों में मौजूद है। श्रोताओं की जानकारी के लिए बता दूं कि मेटा एनालिसिस का मतलब होता है दुनिया भर के कई सारे अलग-अलग अध्ययनों का एक साथ निचोड़ निकालना। तो इसमें कितने अध्ययन शामिल थे? इस रिसर्च में 29 अलग-अलग अध्ययनों के डेटा को एक साथ परखा गया। और इसका निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये था कि स्पर्म मोटिलिटी यानी स्पर्म के तैरने की क्षमता, स्पर्म की एकाग्रता और महिलाओं के प्रेगनेंसी रेट पर वैक्सीन का कोई भी नकारात्मक असर नहीं है। ये तो बहुत ही तगड़ा सबूत है। हाँ, और इसके अलावा 2025 और 2026 के बीच CIDRAP, गाइवी और टेलर एंड फ्रांसिस जैसे दुनिया के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित संस्थानों के अध्ययन भी यही पुष्टि करते हैं कि वैक्सीन का फर्टिलिटी पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। मैं यहाँ थोड़ा डेविल्स एडवोकेट की भूमिका निभाना चाहूंगा। हाँ, बिल्कुल पूछिए। क्या विज्ञान में सब कुछ इतना ही 100% साफ है? क्या हमारे स्रोतों में कोई भी ऐसा डेटा नहीं है जो वैक्सीन लेने वालों में फर्टिलिटी की कमी दिखाता हो?
क्योंकि निष्पक्षता बनाए रखने के लिए हमें वो पहलू भी सामने रखना चाहिए। ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और निष्पक्ष विश्लेषण के लिए हमें इस विपरीत दृष्टिकोण को भी जरूर देखना चाहिए। हाँ, कुछ अध्ययन ऐसे हैं जो एक अलग तस्वीर पेश करते हैं, जैसे 2025 की एक चीनी IVF स्टडी है। IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जहां लैब में भ्रूण बनाकर महिला के शरीर में इम्प्लांट किया जाता है। जी बिल्कुल। उस चीनी स्टडी में पाया गया कि जिन महिलाओं ने वैक्सीन ली थी उनमें प्रेगनेंसी रेट 56.6% था, जबकि जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली थी उनमें ये 63.6% था। मतलब वैक्सीन लेने वालों में प्रेगनेंसी रेट 8 से 11% कम देखा गया। हाँ, इसके अलावा एक चेक स्टडी भी है जिसमें वैक्सीन लेने वाली महिलाओं में कंसेप्शन रेट यानी गर्भधारण की दर में मामूली कमी देखी गई। तो इसका मतलब फर्टिलिटी कम तो हुई है। हाँ, फिर हम कैसे कह सकते हैं कि वैक्सीन सुरक्षित है? यहीं पर क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत पड़ती है। इस चीनी स्टडी और चेक स्टडी में जो गिरावट देखी गई वो सांख्यिकीय रूप से एक मामूली कमी की श्रेणी में आती है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन अध्ययनों में ये साबित नहीं हो पाया कि ये कमी सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन के कारण थी। IVF की सफलता बहुत सारे अलग अलग कारकों पर निर्भर करती है, जैसे महिला की उम्र क्या है, उनके तनाव का स्तर क्या है और क्या उन्हें उस दौरान खुद कोविड-19 का गंभीर संक्रमण हुआ था। हाँ, कोविड बीमारी खुद भी तो शरीर पर भारी तनाव डालती है। बिल्कुल। तो हाँ, ये डेटा मौजूद है, लेकिन जब इसे 60,000 महिलाओं वाली स्वीडिश स्टडी या 29 अध्ययनों के मेटा एनालिसिस के विशाल डेटा के सामने रखा जाता है तो समग्र रूप से यही साबित होता है कि इनफर्टिलिटी का कारण वैक्सीन नहीं है। ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने समझाया। अब मैं उन कुछ खास मिथकों पर वापस आना चाहता हूं जिन्होंने लोगों को सबसे ज्यादा डराया है। वो जो सिंसिटिन 1 प्रोटीन वाला दावा था कि वैक्सीन का स्पाइक प्रोटीन प्लेसेंटा बनाने वाले प्रोटीन जैसा दिखता है और इसलिए इम्यून सिस्टम प्लेसेंटा को ही नष्ट कर देता है। इसका क्या सच है? यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये कि ये दावा विज्ञान की आधी अधूरी जानकारी का सबसे बड़ा उदाहरण है। 2021 और 2025 के अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियंस एंड गायनेकोलॉजिस्ट के डेटा ने इसे पूरी तरह खारिज कर दिया है। तो असली बात क्या है? सच्चाई ये है कि वैक्सीन के स्पाइक प्रोटीन और प्लेसेंटा बनाने वाले सिंसिटिन 1 प्रोटीन के बीच केवल 4 से 5 अमीनो एसिड ही एक जैसे मिलते हैं, जबकि एक प्रोटीन में सैकड़ों अमीनो एसिड होते हैं। विज्ञान की भाषा में ये समानता इतनी छोटी है कि इससे क्रॉस रिएक्टिविटी हो ही नहीं सकती। क्या आप इसे किसी आसान उदाहरण से समझा सकती हैं? इसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपके घर के ताले की चाबी में 100 खांचे हैं। अब किसी और व्यक्ति की चाबी के सिर्फ 4 खांचे आपकी चाबी से हूबहू मिलते हैं। तो क्या वो व्यक्ति अपनी उस चाबी से आपके घर का ताला खोल सकता है? बिल्कुल नहीं, ताला खोलेगा ही नहीं। एकदम सही। हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ही स्मार्ट और जटिल है। वो इतना बेवकूफ नहीं है कि वो सिर्फ 4 अमीनो एसिड की समानता के आधार पर शरीर के एक बहुत ही जरूरी और अलग प्रोटीन पर हमला कर दे। वाह, ये ताले और चाबी का उदाहरण तो सच में दिमाग की नत्ती जलाने वाला है। अच्छा, एक और बड़ा डर जो डॉक्टर मेलोन के दावे से जुड़ा था, बायो डिस्ट्रीब्यूशन का, कि mRNA महिलाओं के ओवरीज में जाकर जमा हो जाता है। इसका क्या सच है? 2026 के ताज़ा CDC डेटा ने इस दावे की भी हकीकत सामने रख दी है। डेटा स्पष्ट रूप से दिखाता है कि ओवरीज में वैक्सीन का जमाव बेहद मामूली होता है। इतना मामूली कि नुकसान ना हो? हाँ, इतना मामूली कि वो फर्टिलिटी या एग सप्लाई को कोई बायोलॉजिकल नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता। जो वैक्सीन हम अपनी बाह में लेते हैं उसका अधिकांश हिस्सा वहीं की मांसपेशियों और आसपास के लिम्फ नोड्स में कुछ ही दिनों में काम करके नष्ट हो जाता है। तो मतलब पूरे शरीर में फैलने और ओवरीज में भारी मात्रा में जमा होने का दावा पूरी तरह से गलत है? 100% गलत है। तो इतने सारे आंकड़े, रिसर्च और दावों का विश्लेषण करने के बाद सवाल ये उठता है कि इस सब का आखिर मतलब क्या है? हम जो इतनी देर से चर्चा कर रहे हैं, इसका एक आम श्रोता के जीवन पर क्या असर पड़ता है? उन्हें इस जानकारी की परवाह क्यों करनी चाहिए? इससे एक बहुत ही गहरी बात सामने आती है जो आज के इंफॉर्मेशन ओवरलोड के दौर में हर इंसान के लिए जरूरी है, और वो है क्रिटिकल थिंकिंग। सही कहा। आज हमारे पास जानकारी की कमी नहीं है, बल्कि सही और गलत जानकारी को पहचानने की चुनौती है। जब कोई डॉक्टर सफेद कोट पहनकर इंटरनेट पर कोई डरावना दावा करता है
तो आम इंसान का दिमाग तुरंत उस पर विश्वास कर लेता है। क्योंकि हम डॉक्टरों को भगवान मानते हैं। बिल्कुल, लेकिन श्रोताओं को ये समझना होगा कि दुनिया भर की प्रमुख संस्थाएं, चाहे वो WHO हो, CDC हो या ACOG, ये सभी अपने विशाल और कठोर रूप से जांचे गए डेटाबेस के आधार पर यही मानती हैं कि वैक्सीन सुरक्षित है। तो फिर फर्टिलिटी घटने का असली कारण क्या है? इंजेक्शन। यानी जो समस्या हमारी अर्थव्यवस्था और समाज के ढांचे में है, हम उसका दोष एक वैक्सीन पर मढ़कर खुद को दिलासा दे रहे हैं। एकदम सटीक बात कही आपने। और ऐसा करना हमारी असली समस्याओं जैसे वर्क लाइफ बैलेंस, महंगाई और मानसिक तनाव से हमारा ध्यान भटकाता है, जो कि असल में हमारी फर्टिलिटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो अगर हम आज के इस पूरे गहरे विश्लेषण का सार निकालें तो तस्वीर एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है। दुनिया भर में फर्टिलिटी रेट का गिरना एक अटल सच्चाई है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। बिल्कुल। लेकिन ये गिरावट किसी भी तरह से वैक्सीन का परिणाम नहीं है, बल्कि ये पिछले कई दशकों से चला आ रहा एक धीमा लेकिन स्पष्ट ट्रेंड है। वैक्सीन ने दुनिया भर में महामारी के दौरान करोड़ों जानें बचाई हैं। इसके इनफर्टिलिटी से जुड़े जो भी बड़े डरावने और सनसनीखेज दावे हैं, वे ठोस वैज्ञानिक सबूतों और बड़े डेटा के सामने ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। यही विज्ञान की असली ताकत है। वो भावनाओं या डर पे नहीं, बल्कि कठोर परीक्षण और प्रमाणों पर काम करता है। अब अंत में इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हुए हम सभी श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक नया और थोड़ा अलग विचार छोड़कर जाते हैं। और वो क्या है? आज के हमारे सोर्स मटेरियल ने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षा का बढ़ना, महिलाओं का वर्कफोर्स में शामिल होना और आर्थिक विकास फर्टिलिटी दर घटने के सबसे बड़े कारणों में से हैं। तो क्या इसका अर्थ ये है कि भविष्य में जैसे जैसे हमारा समाज आर्थिक रूप से और ज़्यादा विकसित होता जाएगा और ज़्यादा शिक्षित होता जाएगा, हमारी आबादी अपने आप ही कम होती जाएगी, चाहे दुनिया में कोई भी मेडिकल महामारी आए या ना आए? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। क्या इंसान का बौद्धिक और आर्थिक विकास ही उसकी आबादी कम होने का प्राकृतिक कारण बनता जा रहा है? इस विरोधाभास के बारे में खुद सोचकर देखिए। आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद।